हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग एनिमल फार्म बुक के बारे में बात करेंगे। इस बुक की प्लॉट समरी सुनोगे तो तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि बहुत ही क्यूट सी बुक है जो शायद बच्चों के लिए बनाई गई है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये बुक बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी और ये इतनी आसानी से पब्लिश नहीं हुई थी। 4 पब्लिशर्स ने इस बुक को पब्लिश करने से सिरे से ही मना कर दिया था। तो आखिर ऐसा क्या था इस सिंपल सी बुक में कि इतने पब्लिशर्स इस बुक को पब्लिश करने से मना कर रहे थे? आइए जानते हैं द डार्क रियलिटी बिहाइंड द बुक एनिमल फार्म। इस बुक को एक रशियन राइटर जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा था। और अगर तुमने समय रैना की रिसेंट वाली वीडियो देखी थी और अगर गौर से देखी थी तो तुम्हें अच्छे तरीके से याद होगा कि समय रैना ने इसी रशियन राइटर जॉर्ज ऑरवेल का एक कोट अपनी वीडियो में मेंशन भी किया था। तो मुझे जॉर्ज ऑरवेल की एक लाइन याद आई, एवरी जोक इज अ टाइनी रेवोल्यूशन। और अगर तुम्हें याद हो तो इस कोट को मेंशन करने के बाद समय रैना ने अपना एक पंच लाइन दिया था जिसमें उसने कुछ ये कहा, जॉर्ज ऑरवेल आसाम में होता ना तो वो बोलता एवरी रेवोल्यूशन इज अ टाइनी जोक। एंड द फन पार्ट इज कि ये बुक समय रैना के इस जोक को बिल्कुल सही साबित कर रही है। और तुम बिल्कुल ठीक समझे हो, इस बुक का जो लेसन है वो यही है दैट एवरी रेवोल्यूशन इज अ टाइनी जोक। चलिए फिर शुरू करते हैं इस बुक की प्लॉट समरी। ये स्टोरी है एक फार्म की जिसके ऑनर का नाम है मिस्टर जॉन्स, जो बहुत ज्यादा लापरवाह है और अपने जानवरों के साथ बुरा सलूक करता है, उनसे जरूरत से ज्यादा काम करवाता है और उन्हें भूखा भी रखता है। यही वजह है कि एक दिन वहाँ पर एक बहुत ही बूढ़ा पिग जिसका नाम ओल्ड मेजर होता है, वो वहाँ पे जानवरों को इकट्ठा करता है और उन्हें समझाता है कि अपनी हालत को बदलो और इस तरह की लाइफ मत गुजारो। उसकी इन बातों का असर जानवरों पर होता है और वो हिम्मत करके अपने ऑनर के खिलाफ रिबेल करते हैं और उसे वहाँ से भगा देते हैं। उसके बाद वो फार्म पर हुकूमत करना शुरू कर देते हैं। शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है और सारे जानवर एक दूसरे को इक्वली ट्रीट करते हैं, सब मिलजुल कर काम कर रहे होते हैं। यहाँ तक के वहाँ पे सिस्टम को ठीक तरीके से चलाने के लिए वो 7 कमेंडमेंट्स बनाते हैं जो बेसिकली रूल्स होते हैं और वहाँ पे मौजूद सारे एनिमल्स को वो रूल्स फॉलो करने होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है वहाँ पर 2 पिग्स प्रोमिनेंट होते हैं। एक पिग है नेपोलियन जो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है और वो वहाँ के जानवरों पर हुकूमत करने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरा पिग है स्नोबॉल जो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, अपने लोगों के साथ सिंसियर है और फार्म की प्रोग्रेस के लिए काम करता है। यहाँ तक कि वहाँ पे विंड मिल बनाने की कोशिश करता है ताकि वहाँ पे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके, अपने फार्म की हालत को इम्प्रूव कर सके। लेकिन क्योंकि नेपोलियन स्नोबॉल से जेलस होता है, इसीलिए एक दिन वो क्या करता है कि कुछ कुत्तों को ट्रेन करके बड़ा करता है और फिर उन कुत्तों को स्नोबॉल पे छोड़ देता है। स्नोबॉल अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है और कभी भी लौट के फार्म पे वापस नहीं आता और ऑब्वियसली पीछे से नेपोलियन सारे जानवरों पे हुकूमत करने लगता है। बज़ाहिर वो बहुत ज्यादा अच्छा लीडर बनने की कोशिश करता है और लोगों को ये एहसास दिलाता है कि मैं एक अच्छा लीडर हूँ और स्नोबॉल जो है वो गद्दार था। इतना ही नहीं, वो सारे डिसीजंस खुद लेना शुरू कर देता है और एनिमल्स को डिसीजंस में शामिल करना छोड़ देता है। वो उन्हें मजबूर करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा काम करे और मैनिपुलेट इस तरीके से करता है कि हम अपने फार्म के लिए मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर एक और कैरेक्टर है स्क्वीलर का कैरेक्टर जो नेपोलियन का बेसिकली चमचा दिखाया हुआ है और वो नेपोलियन के लिए काम करता है। वो प्रोपेगेंडा को फैलाता है, नेपोलियन को अच्छा लीडर बना के दिखाता है, लोगों को यूं दिखाने की कोशिश करता है जैसे नेपोलियन से अच्छा कोई लीडर नहीं है और स्नोबॉल को वो बुरा और गद्दार लीडर दिखाने की कोशिश करता है। इसी प्रोपेगेंडा और मैनिपुलेशन के चलते वो आहिस्ता आहिस्ता उन 7 कमेंडमेंट्स को भी चेंज कर देते हैं और तुम्हें स्क्रीन पर वो कमेंडमेंट्स शो हो रही होंगी। तुम पॉज करके देख सकते हो कि किस तरीके से उन्होंने कमेंडमेंट्स को आहिस्ता आहिस्ता करके सिरे से ही चेंज कर दिया था। इस बुक के अंदर एक और कैरेक्टर है जो मेरा फेवरेट है और वो है एक घोड़े का कैरेक्टर जिसका नाम है बॉक्सर, जो बहुत ज्यादा मेहनती दिखाया है, अपने फार्म के साथ सिंसियर दिखाया है और वो नेपोलियन पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है। उसे लगता है कि नेपोलियन एक अच्छा लीडर है। यही वजह है कि वो जरूरत से ज्यादा मेहनत करता रहता है क्योंकि उसे लगता है कि नेपोलियन बिल्कुल ठीक कहता है कि हमें मेहनत करनी चाहिए। लेकिन नेपोलियन और स्क्वीलर के प्रोपेगेंडा और मैनिपुलेशन की वजह से बॉक्सर का जो कैरेक्टर है वो ये चीज समझ ही नहीं पा रहा कि हार्ड वर्क और टॉक्सिक वर्क कल्चर में डिफरेंस होता है। इसी ब्लाइंड ट्रस्ट की वजह से बॉक्सर बहुत नुकसान उठाता है और एक जंग में जख्मी होने की वजह से वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है और वो सोचता है कि शायद नेपोलियन उसका इलाज करवाएगा और नेपोलियन उससे वादा भी करता है कि वो उसका इलाज कराएगा और वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। लेकिन नेपोलियन ऐसा कुछ नहीं करता बल्कि वो पैसों के लिए बॉक्सर को बेच देता है। बस यही है इस बुक की कहानी और तुम एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि शायद इसकी कोई हैप्पी एंडिंग
होगी और आखिर में सब कुछ ठीक हो जाएगा और जितने भी जानवर है वो नेपोलियन को वहां से भगा देंगे। लेकिन एक्चुअल में इस बुक में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इस बुक का जो आखिरी सीन है उसमें क्लियरली दिखाया है कि वहाँ पे मौजूद जितने भी पिग्स हैं वो इंसानों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, उनके साथ दोस्तियां करते हैं, उनके साथ शराब पीते हैं, उनके साथ बिजनेस करते हैं, यानी वो सारी चीजें वो कर रहे हैं जो एक्चुअली उनकी कमेंडमेंट्स के खिलाफ था। जो रूल्स उन्होंने खुद बनाए थे उन रूल्स के अगेंस्ट वो सारी चीजें कर रहे हैं। और आखिर का जो सीन है वो यही है कि फार्म पे बाकी जितने भी एनिमल्स हैं वो दूर बैठ के इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पिग्स और ह्यूमंस एक दूसरे के साथ इस कदर घुल मिल गए हैं कि दोनों में ही डिफरेंस नजर आना बंद हो गया है कि कौन पिग है और कौन ह्यूमन है। अब आ जाता है मेन पॉइंट कि आखिर इस बुक में ऐसा क्या था कि इस बुक को पब्लिश होने से रोका गया, क्योंकि बज़ाहिर इसकी स्टोरी तो बहुत सिंपल सी तुम लोगों को लगी होगी। अब रियलिटी ये है कि ये बुक एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रही है द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 और उस रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, कौन से इवेंट्स पेश आए, वो सारी चीजें इस बुक के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। इस बुक में एक्चुअली जो मिस्टर जॉन्स का कैरेक्टर दिखाया गया है, जो फार्म का ऑनर है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है ज़ार निकोलस II को, जो रशिया का लास्ट किंग था। यानी 1917 में जो रेवोल्यूशन रशिया में आया था उससे पहले तक वहाँ पे कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं था, बल्कि बादशाहों की हुकूमत होती थी और एक बादशाह के मरने के बाद उसका बेटा हुकूमत करता था। इसी तरीके से जो ज़ार निकोलस II है वो अपने बाप के मरने के बाद हुकूमत में आया था, लेकिन वो एक लापरवाह लीडर था, बिल्कुल उसी तरह जैसे इस बुक के अंदर मिस्टर जॉन्स को दिखाया है। यही वजह है कि जिस तरह ओल्ड मेजर पिग ने वहाँ पे मौजूद एनिमल्स को स्पीच दी थी, उन्हें इंस्पायर किया था रिबेल करने के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से रियल लाइफ में भी कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन, ये दोनों वो कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने रशिया में लोगों को इंस्पायर किया था और उनकी इंस्पिरेशन की वजह से ही 1917 में रेवोल्यूशन आया था और लोगों ने अपने उस वक्त के लीडर के खिलाफ, किंग के खिलाफ, यानी ज़ार निकोलस II के खिलाफ रिबेल किया था और उसकी हुकूमत को गिराया था। अब इतनी मेहनत और स्ट्रगल के बाद रशिया में कोई ना कोई चेंज तो आना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसा कि स्टोरी में तुम्हें दिखाया गया है कि शुरू में तो सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन नेपोलियन एक ऐसा पिग होता है जो स्नोबॉल जैसे सिंसियर पिग को वहां से भगा देता है। एग्जैक्टली इसी तरीके से रियल लाइफ में भी जोसेफ स्टालिन वो बंदा था जो रशिया पे हुकूमत करना चाहता था और उसके मुकाबले पे जो लियोन ट्रोट्स्की था वो बहुत ज्यादा सिंसियर था रशिया के साथ, वो भी बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट दिखाया था और रशिया को प्रोग्रेसिव कंट्री बनाने के लिए वो जेन्युइनली बहुत कुछ करना चाहता था। लेकिन जोसेफ स्टालिन ने लियोन ट्रोट्स्की को रशिया से जलावतन कर दिया था, उसे मुल्क से निकाल दिया था और सिर्फ इतना ही नहीं, बाद में मेक्सिको में लियोन ट्रोट्स्की का कत्ल भी करवा दिया था। अब तुम लोगों को समझ में आया होगा कि जॉर्ज ऑरवेल की ये किताब एक्चुअली एंटी रशियन थी और इसी रीजन की वजह से जितने भी पब्लिशर्स थे वो इसको पब्लिश करने से मना कर रहे थे। टोटल 4 पब्लिशर्स ने इस बुक को पब्लिश करने से मना किया था और उन 4 पब्लिशर्स में से 2 पब्लिशर्स ऐसे थे जो कई किताबें ऑलरेडी लिख चुके थे रशिया के खिलाफ। इसके बावजूद वो इस किताब को पब्लिश करने पे राजी नहीं थे। एक पब्लिशर जो इस किताब को पब्लिश करने पे राजी हुआ भी था, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ से बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी थी। यही वजह है कि जॉर्ज ऑरवेल ने इस बुक का एक बहुत ही फेमस प्रीफेस भी लिखा था जिसका नाम था द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, जिसमें उसने खुल्लम खुला इस चीज को एक्सपोज करने की कोशिश की थी कि कैसे उसकी इस बुक को पब्लिश करने से रोका जा रहा है। इवेंचुअली ये बुक सक्सेसफुली पब्लिश तो हुई, लेकिन आयरनी ये है कि जॉर्ज ऑरवेल के मरने के बाद अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने इस बुक पर एक एनिमेटेड मूवी बनाई थी और उसको फंड भी CIA ने खुद किया था। यहाँ तक कि इस मूवी की जो एंडिंग है वो चेंज कर दी गई थी और ये दिखाया गया था कि एनिमल्स ने सक्सेसफुली पिग्स की हुकूमत को ओवरथ्रो कर दिया है। जबकि मैंने तुम्हें बताया कि बुक में ऐसी कोई एंडिंग नहीं हुई थी, कोई हैप्पी एंडिंग नहीं थी, बल्कि यही दिखाया था कि एनिमल्स उसी तरीके से पिग्स की हुकूमत के अंडर सफर कर रहे हैं और CIA का इस मूवी को फंड करना और इस मूवी की एंडिंग को चेंज करने का मकसद यही था कि वो इस मूवी को एंटी कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा डिक्लेयर करना चाहती थी। तो तुम लोगों को समझ में आया होगा कि एक्चुअली इस बुक में जॉर्ज ऑरवेल ने यही चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि इवन दो उसका बिलीफ यही है दैट एवरी जोक इज ए टाइनी रेवोल्यूशन, लेकिन इस बुक के थ्रू स्पेशली जॉर्ज ऑरवेल ने इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है दैट एवरी रेवोल्यूशन इज ए टाइनी जोक। रशियन रेवोल्यूशन इस बात का सबूत है कि जरूरी नहीं कि हर रेवोल्यूशन का रिजल्ट अच्छा निकल के आए। कभी कभार एक लीडर की जगह जो दूसरा लीडर आता है वो सिंपली वही चीजें रिपीट करता है जो उससे पिछले लीडर्स करते रहे थे। दिस बुक is a proof
दैट पावर कैन करप्ट लीडर्स। ये बुक इस बात का सबूत है कि जो लोग हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखते वो इवेंचुअली हिस्ट्री को रिपीट ही करते हैं। इट ऑल्सो प्रूव्स कि जितना ज्यादा कोई इंसान इग्नोरेंट है और अनएजुकेटेड है उसे मैनिपुलेट करना उतना ही ज्यादा आसान है। मैनिपुलेशन और ब्रेन वॉशिंग की सबसे बड़ी रीजन है जब आप किसी भी पॉलिटिकल लीडर को ब्लाइंडली फॉलो करते हो।